नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो या तो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथियों, पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और देखा था कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, क्लास को शेयर कर देना, सेशन को शेयर कर देना अधिक से अधिक बच्चों तक। और साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे साथियों, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, क्लास को पूरी देखना है, एक एक प्रश्न को देखना है और देखना है प्यारे साथियों कि किस प्रकार उन प्रश्नों को हल करना है, उनका आंसर किस प्रकार से देना है। यदि आपकी भी तैयारी मजबूत है, अच्छी तैयारी है, तो आप अपनी तैयारी को इस क्लास के माध्यम से परख सकते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से परख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा और उसका क्या प्रॉफिट रहने वाला है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, क्लास को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। साथियों, सुमेलित करना है। एक तरफ तो जनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, तो हमें इसको सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित है। एक तरफ जनपद है और एक तरफ क्षेत्र है, इनको सुमेलित करना है साथियों। मालव जनपद अलवर में, राजन्य जनपद, एक तरफ राजन्य जनपद, एक तरफ नगरी, एक तरफ साल्व जनपद, नगर, सीवी जनपद, भरतपुर। तो प्यारे साथियों, इनको सुमेलित करना है। कूट दिया हुआ है, एक तरफ तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं और एक तरफ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा है जो सुमेलित है साथियों? तो इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है रे साथियों? सुमेलित करना है, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा रे साथियों ऑप्शन नंबर जो 3 है, वो ऑप्शन नंबर 3 तो इसका राइट आंसर रहने वाला है। मालव जो जनपद है, मालव जनपद तो नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे साथियों? मालव जनपद तो नगर के अंदर स्थित है, मालव जनपद तो नगर में स्थित है। जबकि राजन्य जनपद जो है वो राजन्य जनपद भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? भरतपुर में। जबकि साल्व जनपद तो अलवर में स्थित है और सीवी जनपद नगरी के अंदर स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? नगरी में स्थित है। तो अपना जो राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अरे, असत्य कथन की पहचान करना है साथियों। कौन सा कथन है जो असत्य कथन है साथियों? पृथ्वीराज तृतीय ने पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला विभाग की स्थापना की थी। पृथ्वीराज रासों की रचना जयानक भट्ट ने की थी। और पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में संयोगिता हवेली का निर्माण करवाया था। या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो बताना साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है। आज की क्लास के अंत में आप कमेंट देके ज़रूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही है और कितने प्रश्न गलत है। साथियों, इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपको और कितनी मेहनत करनी है, आपको और कितना पढ़ना है साथियों। तो ज़रूर बताना है। और यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है साथियों? असत्य कथन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कथन दिए हुए हैं। कौन सा कथन असत्य है साथियों? तो कौन सा कथन असत्य होगा इसमें? अरे, पृथ्वीराज रासों की रचना तो किसने? जयानक भट्ट द्वारा न करके किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज रासों की रचना तो चंद्रबरदाई ने की थी। किसने की थी रे साथियों? चंद्रबरदाई ने की थी। किसने? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार के अंदर जनार्दन, वागीश्वर, जयानक भट्ट व
चंद्रबरदाई रहा करते थे। प्यारे साथियों, जयानक भट्ट ने तो पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज विजय की। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, ये लीजिए एक और काफी शानदार प्रश्न, एक और काफी अच्छा प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है साथियों। आब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किस काल के हैं साथियों? गुर्जर, प्रतिहार, राठौड़, चौहान, इनमें से कोई नहीं या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा अपना आंसर? और आब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव तो कौन से काल के हैं? अरे गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। कौन से काल के हैं साथियों? गुर्जर प्रतिहार काल के आब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है। कहाँ के? आब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों, महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न है। काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, उनका सही क्रम है। अरे अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनका सही क्रम क्या है साथियों? जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल, भगवंत दास। मान सिंह, जलाल खां, भगवंत दास, टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जलाल खां, भगवंत दास, मान सिंह, टोडरमल या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या रहेगा इसका आंसर? तो अरे इसका आंसर तो क्या रहेगा? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल रहने वाला है साथियों। अरे याद रखना है, जमा भट्टो, जमा भट्टो, जमा भट्टो याद रखना है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल इसका राइट आंसर रहने वाला है। 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे साथियों? 4 शिष्टमंडल। पहला 72 में, दूसरा 73, तीसरा भी 73 और चौथा भी 73 के अंदर आए थे। 4 शिष्टमंडल भेजे थे साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। क्लास को शेयर कर देना। काफी शानदार प्रश्न है साथियों, काफी अच्छा प्रश्न है। देसी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? प्यारे साथियों, जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व के अंदर की गई थी साथियों? 5 जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 19 जून 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 17 मार्च 1948 लाल बहादुर शास्त्री, 19 जून 1949 महात्मा गांधी या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना रे साथियों इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? रियासती जो विभाग थी, रियासती विभाग की स्थापना तो कब की गई थी? अरे रियासती विभाग की स्थापना तो 5 जुलाई 1947 को किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 5 जुलाई 1947 को कौन से विभाग की? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसका कार्य रियासतों का एकीकरण करना था। क्या करना था साथियों? रियासतों का। और इसका सचिव तो वीपी मेनन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए साथियों एक और काफी शानदार प्रश्न है, एक और काफी अच्छा प्रश्न है। जय सिंहपुरा कांड के समय स्थानीय ठिकानेदार कौन था? जय सिंहपुरा जो कांड हुआ था उस कांड के समय स्थानीय ठिकानेदार कौन था रे साथियों? कौन था स्थानीय ठिकानेदार? ठाकुर ईश्वरी सिंह, ठाकुर मान सिंह, सज्जन सिंह, ठाकुर मोहन सिंह या अनुत्तरित रहने वाला है? तो बताना साथियों इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है साथियों इसका राइट आंसर? तो जल्दी से बताना साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जय सिंहपुरा जो कांड था, जय सिंहपुरा कांड तो कब हुआ था? 21 जून 1934 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 21 जून 1934 को जय सिंहपुरा कांड हुआ था। यह कांड के समय स्थानीय जो ठिकानेदार था, स्थानीय ठिकानेदार कौन था रे साथियों? जय सिंहपुरा कांड के समय तो स्थानीय ठिकानेदार ठाकुर कौन था? ईश्वरी सिंह था। कौन था रे साथियों? ठाकुर ईश्वरी सिंह था। जय सिंहपुरा कांड के समय स्थानीय ठिकानेदार तो ठाकुर ईश्वरी सिंह था।
और यह कांड 21 जून 1934 को हुआ था साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों, मीणा आंदोलन से संबंधित एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। प्यारे साथियों बताना निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो मीणा आंदोलन से संबंधित नहीं है। छोटू राम झारवाल, महादेव राम पौड़ी, जवाहर राम मीणा, उपयुक्त सभी या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे मीणा आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन से व्यक्ति नहीं है साथियों? तो इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे इसका तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपयुक्त सभी, वो सारे रहने वाले हैं। तीनों के तीनों मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। प्यारे साथियों तीनों ने मिलकर तो किसकी स्थापना की थी? मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की थी। मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की थी। सुधार समिति की स्थापना की थी साथियों। मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना छोटू राम झरवाल, महादेव राम पगड़ी व जवाहर राम मीणा ने की थी। समिति का उद्देश्य जो था वो मीणा जाति में व्याप्त सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को मिटाना था और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। तो प्यारे साथियों अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों किससे संबंधित है? मीणा जाति सुधार समिति से संबंधित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न। हवेलियों तथा उनकी विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन है। हवेलियों तथा उनकी जो विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पुष्य हवेली का निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ है। हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को गवाक्ष कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी हवेली बागोर हवेली में स्थित, सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली में स्थित है। मालजी का कमरा 1000 खिड़कियों का कमरा है या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा, क्या रहने वाला है साथियों इसका राइट आंसर? अरे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 तो इसका राइट आंसर रहने वाला है। प्यारे साथियों अरे हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को गवाक्ष ना का करके क्या कहते हैं? लिबास कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लिबास कहते हैं। हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को लिबास कहते हैं। प्यारे साथियों जबकि हवेलियों के प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरे को गवाक्ष कहते हैं। पुष्य हवेली का निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ है, राइट कथन है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली में स्थित है, यह भी सत्य कथन है। मालजी का कमरा 1000 खिड़कियों का कमरा है, यह भी सत्य कथन है साथियों। काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को लिबास कहते हैं, न कि गवाक्ष कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया साथियों। सुमेलित करना है साथियों, एक तरफ तो चित्रकला संस्थान दिए हैं जबकि दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हैं साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। मयूर संस्थान, चितेरा संस्थान, टमकन 28 या अंकन संस्थान। और संबंधित स्थान है साथियों भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, जोधपुर और उदयपुर दिया हुआ है साथियों। अब देखना है कौन सा इनमें से किस प्रकार सम्मिलित हैं। तो प्यारे साथियों मयूर जो संस्थान है वो मयूर संस्थान तो कहाँ पे स्थित है? अरे मयूर संस्थान तो साथियों टोंक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे साथियों? मयूर संस्थान तो टोंक में स्थित है। जबकि जो चितेरा संस्थान है वो चितेरा संस्थान तो कहाँ पे है? चितेरा संस्थान तो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? जोधपुर में। जबकि टमकन 28 तो उदयपुर में है साथियों। कहाँ पे है? उदयपुर में। जबकि अंकन जो है अंकन भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्या रहेगा साथियों? अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा? पहला 2 से दूसरा 3 से, पहला 2 से दूसरा 3 से। देखना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, इनमें से कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? पहला 2 से दूसरा 3 से। अरे इसमें तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 नज़र आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर।
दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दो बांसुरियों को जोड़कर जो यंत्र बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? अलगोजा, बपंग, जंतर, सतारा या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाद्य यंत्रों से संबंधित दो बांसुरियों को जोड़कर बनाए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है साथियों? उसको तो अलगोजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे साथियों? अलगोजा कहा जाता है, जो दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है। प्यारे साथियों, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। क्या है साथियों? अलगोजा तो राज्य वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है साथियों। अलगोजा तो राज्य वाद्य यंत्र है। इसमें कुल 7 छेद होते हैं, 7 छिद्र होते हैं, जो एक दूसरे से स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर होते हैं साथियों। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए साथियों एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न। लीजिए साथियों, इसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? विवाह के अवसर पर कौन सा गीत नहीं गाया जाता साथियों? फलसड़ा, जला, पीपली, जुआ या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा गीत है जो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? तो कौन सा गीत है रे साथियों? वो तो पीपली गीत है, जो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता साथियों। पीपली गीत तो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता। प्यारे साथियों, पीपली जो गीत है ये तो रेगिस्तानी इलाकों में, विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक प्रकार का विरह लोकगीत है। कैसा लोकगीत है साथियों? यह तो विरह लोकगीत है, जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्यारे साथियों, जबकि फलसड़ा, जला व जुआ तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। अपना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 3। पीपली तो एक प्रकार का विरह गीत है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। साथियों असुमेलित को पहचानना है, कौन सा है जो असुमेलित है साथियों? कपिल मुनि मेला बीकानेर के अंदर, ग्रीष्म महोत्सव सिरोही में, सालासर बालाजी मेला चूरू में, बरहतरी का मेला अलवर के अंदर। कौन सा है जो असत्य है साथियों? कौन सा है जो असत्य रहने वाला है साथियों? इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों? प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा रे साथियों? इसका तो राइट आंसर, अरे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों? क्या रहेगा साथियों? इसका तो राइट आंसर, अरे राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों? कपिल मुनि का मेला तो बीकानेर में लगता है। कहाँ पे लगता है साथियों? बीकानेर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है साथियों। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा कपिल मुनि का मेला लगता है। जबकि ग्रीष्म महोत्सव सिरोही के अंदर कब? ग्रीष्म महोत्सव तो मई जून में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई जून में। जबकि सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ चूरू के अंदर लगता है। कहाँ पे लगता है साथियों? सुजानगढ़ चूरू के अंदर चैत्र पूर्णिमा में यहाँ मेला बढ़ता है। चैत्र पूर्णिमा में मेला बढ़ता है। चैत्र पूर्णिमा के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर सालासर बालाजी का मेला बढ़ता है। जबकि बरहतरी का मेला तो अलवर के अंदर लगता है। कहाँ पे लगता है साथियों? अलवर के अंदर भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। कब? भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है? बरहतरी का मेला बढ़ता है। सारे के सारे कथन सुमेलित है रे साथियों, यहाँ पे तो सारे के सारे कथन सुमेलित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? कीलियो बोरियो जो नृत्य है इसका आयोजन कब होता है? काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर, होली पर, बच्चे के जन्म पर, बसंत पंचमी पर या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है साथियों? कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन तो जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर होता है साथियों।
इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अरे कीलियो बोरियो जो नृत्य है ये तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। प्यारे साथियों, जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर यह नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? कथन दिए हुए हैं, इन कथनों में से पहचानना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। प्यारे साथियों, कथन 1 है, ऑप्शन 1 है कान्यव्यास महाराणा कुंभा, सूर्यमल मिश्रण महाराव राम सिंह, मोहनोत नैणसी जसवंत सिंह द्वितीय, जयानक पृथ्वी सिंह चौहान और अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो क्या रहेगा इसका आंसर? प्यारे साथियों, जो कान्यव्यास है, कान्यव्यास तो महाराणा कुंभा के दरबार में रहा करते थे, जबकि सूर्यमल मिश्रण महाराव राम सिंह के दरबार में रहा करते थे। यह भी सही है, यह भी सही है। जबकि मोहनोत जो नैणसी है, वो मोहनोत नैणसी तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे, न कि जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। जबकि जयानक जो थे वह पृथ्वीराज चौहान तरते जो है, पृथ्वी सिंह चौहान तरते जो है, उनके दरबार में रहा करते थे। तो प्यारे साथियों अपना तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो गया रे साथियों। ऑप्शन नंबर 3 तो अपना राइट आंसर हो गया। मोहनोत नैणसी जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में रहा करते थे? जसवंत सिंह प्रथम के। प्यारे साथियों, मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत व एक और पुस्तक लिखी थी, मोहनोत नैणसी ख्यात। 2 पुस्तकें लिखी थी, मारवाड़ प्रगनारी विगत व मोहनोत नैणसी ख्यात लिखी थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है। कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है साथियों? रेवासा झील, लूणकरणसर झील, पिछोला झील, सांबर झील और या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है साथियों? रेवासा, लूणकरणसर, पिछोला या सांबर जो झील है वो सांबर झील खारे पानी की झील नहीं है साथियों। कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? कौन सा है जो असत्य कथन है साथियों? कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है साथियों? बताना रे कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है साथियों? इनमें से कौन सी झील है खारे पानी की नहीं है? वो तो पिछोला झील है साथियों। कौन सी झील है रे साथियों? पिछोला झील है जो खारे पानी की झील नहीं है, जबकि बाकी सभी झीलें तो खारे पानी की झीलें हैं साथियों। रेवासा, लूणकरणसर, सांबर तो खारे पानी की झीलें हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, खरीफ की फसलों का सही युग्म कौन सा है? कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं? गेहूं सरसों, जौ मसूर, मेथी तारामीरा, चावल बाजरा या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से खरीफ की फसलों का सही युग्म है। कौन सा युग्म है जो खरीफ की फसलों का है साथियों? कौन सा युग्म है जो खरीफ की फसलों का है साथियों? बताना इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? खरीफ की फसलों का तो सही युग्म चावल बाजरा है। कौन सा है रे साथियों? चावल बाजरा तो खरीफ की फसलों का सही युग्म है। प्यारे साथियों, स्थानीय भाषा में इनको श्यालू की फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? श्यालू की। इनकी तो जो बुवाई है जून जुलाई में की जाती है, जबकि इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। प्रमुख फसलों में चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, गन्ना, अरंडी, तिल, सोयाबीन व मूंग होती है और उड़द होती है साथियों, जो खरीफ की फसलों में आती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में असत्य कथन है साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य कथन है साथियों? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है।
ताल छापर अभ्यारण्य कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा जिले में स्थित है या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है साथियों, कौन सा कथन असत्य है रे साथियों। प्यारे साथियों इसका तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, सीता माता अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन तो असत्य कथन है साथियों, असत्य कथन है। यह तो एक असत्य कथन है। सीता माता अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों जबकि राष्ट्रीय मरीन उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, यह भी सत्य है। ताल छापर अभ्यारण्य कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सत्य कथन है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा जिले में स्थित है, यह भी सत्य कथन है। जबकि जो सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य जो सीता माता अभ्यारण्य है वो तो चीतल व उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतल व उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से हमीरगढ़ क्षेत्र भीलवाड़ा का संबंध किस खनिज से है? हमीरगढ़ जो क्षेत्र है भीलवाड़ा के अंदर, इसका संबंध तो किस खनिज से है साथियों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है साथियों। यदि आपने का अच्छी तरीके से तैयारी की है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तैयारी है आपकी, शानदार तैयारी है, तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कौन सा है? लोएस्क से, तांबड़ा से, सीसा जस्ता से, फेल्सपार से या अनुत्तरित रहेगा। तो अमीरगढ़ का क्षेत्र तो किस अयस्क से संबंधित है साथियों? वह तो लो अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है रे साथियों? लो अयस्क से संबंधित है। प्यारे साथियों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया साथियों। लो अयस्क के अन्य क्षेत्रों के अंदर मोरिजा बानोला है और है थूर उंडेर है, नाथरा की पाल है, नीम का थाना है। ये तो लो अयस्क से संबंधित क्षेत्र है साथियों। किससे संबंधित है? लो अयस्क से संबंधित क्षेत्र है। प्यारे साथियों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? अरे 2011 की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है साथियों, 2011 की जनगणना पर आधारित प्रश्न है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.1, 57.1, 60% या 76.5% या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों यदि आपको कोई सा ही नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन नंबर जो 5 है, ऑप्शन नंबर 5 अनुत्तरित पर क्लिक कर सकते हैं। तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? राजस्थान की कुल साक्षरता तो 66.1% है। कितनी है साथियों? 66.1%। प्यारे साथियों सर्वाधिक जो साक्षरता थी वो कोटा की थी। किसकी थी साथियों? सर्वाधिक तो कोटा की, वो न्यूनतम जालोर की थी। किसकी थी? न्यूनतम जालोर की थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे साथियों यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों का हिस्सा था, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों का हिस्सा है साथियों? कौन सा राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 448, राष्ट्रीय राजमार्ग 68 या अनुत्तरित रहेगा। तो इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? कौन सा राजमार्ग था जो दोनों का हिस्सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम गलियारा? तो बताना साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, यह तो इसका राइट आंसर रहने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र कोई नया नाम 27 दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र कोई नया नाम क्या दिया गया है? 27 दिया गया है साथियों। यह तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों का हिस्सा था। किसका था साथियों? दोनों का हिस्सा था। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। इस राजमार्ग पर तो जो कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज है वो हैंगिंग ब्रिज स्थित है। कौन सा है ब्रिज? हैंगिंग ब्रिज स्थित है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर।
यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषयों का उल्लेख है? जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषयों का उल्लेख है साथियों? 29, 28, 22 या 23 या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा। जो 11वीं अनुसूची है इसके अंदर पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषयों का उल्लेख है? इसमें तो 29 विषयों का उल्लेख है जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है साथियों। 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषयों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची तो तत्र व संविधान संशोधन, कौन से तत्र व जो संविधान संशोधन है 1992 द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई थी साथियों। इसके अंदर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित उल्लेख किया गया है। प्यारे साथियों अपना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 29 विषय इसके अंदर है। कितने विषय हैं? 29 विषय। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्यारे साथियों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या अनुत्तरित रहेगा? राष्ट्रीय जो विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है रे? इसकी अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। प्यारे साथियों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जो विकास परिषद का सदस्य होता है इसकी अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के अंदर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। प्यारे साथियों अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है? राजस्थान में जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है साथियों? 1, 2, 3, 4 या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है? 4 बैठकें होती है रे साथियों। कितनी बैठकें होती है? 4 बैठकें होती है। ये बैठकें 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 1 मई, 1 मई, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर व 15 अगस्त, 2 अक्टूबर व 15 अगस्त को 4 बैठकों का आयोजन होता है साथियों। कितनी बैठकों का? 4 दिन का। प्यारे साथ 4 बैठकों का। प्यारे साथियों इन तिथियों के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद यह बैठकें कभी भी हो सकती है। प्यारे साथियों कम से कम 4 बैठकों का आयोजन होता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी अच्छा प्रश्न, काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? जो राज्य स्तर है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी साथियों? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इनमें से कोई नहीं या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राज्य स्तर पर जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी साथियों? भारत का जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है इसके द्वारा राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रथम अनुशंसा की गई थी साथियों। किसके द्वारा? भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। इसके द्वारा तो लोकायुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। प्यारे साथियों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? आरपीएससी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल
विधानसभा या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष साथियों? राज्यपाल के समक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं। साथियों आरपीएससी जो है, आरपीएससी के सदस्य और जो अध्यक्ष है, इनका तो जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वो वहाँ तक इसका कार्यकाल रहता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। प्यारे साथियों आरपीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। साथियों आज की क्लास के अंदर हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के प्रश्नों पर चर्चा की। साथियों आप कमेंट देके ज़रूर बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत हैं। साथियों आप कमेंट देके ज़रूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही है। प्यारे साथियों आज की क्लास में हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों पर चर्चा की। साथियों ऐसे ही प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए या ऐसे ही प्रश्नों से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे साथियों क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास पहुंच सके। प्यारे साथियों धन्यवाद।